डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जीनियस एकेडमी अलोर क्लास 12 चैप्टर 1 ठोस अवस्था लेक्चर नंबर 05 लेके आए हैं। एकक कोष्टिकाओं का वर्गीकरण चल रहा था, दो आधारों पर किया था। कणों की व्यवस्था के आधार पर 4 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं थी, विशेष संदर्भ में घन लिया था, ठीक है। और क्रिस्टल पैरामीटर के आधार पर 7 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं होती हैं। क्रिस्टल पैरामीटर कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो क्रिस्टल लंबाइयां, ठीक है ना, और एक होते हैं क्रिस्टल कोण। ये अपन कहते हैं अक्षीय लंबाइयां और अक्षीय कोण, मैंने बताया था। चलो, तो उसी हिसाब से 7 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं होती हैं। ट्रिक भी बताई थी, क्यू टावर मदर, याद आ रहा है? क्यू टावर मदर, ये ट्रिक बताई थी। पिछला वीडियो लेक्चर जरूर देखें इस ट्रिक को समझने के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने 7 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं डिसाइड की थी क्रिस्टल पैरामीटर के आधार पर। अब मैं यहां पर आपको बता देता हूं, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं अक्षीय लंबाई, क्या होगी उसकी? अक्षीय लंबाई, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं अक्षीय कोण, अक्षीय कोण, और यहां मैं लिख देता हूं कणों की व्यवस्था के आधार पर फिर उसके आगे के प्रकार। जैसे हम घनीय लिखेंगे तो घनीय एकक कोष्टिका में कणों की व्यवस्था के आधार पर उसको फिर से 4 भागों में डिवाइड कर दिया, तो वो यहां लिखेंगे कितने भाग बनेंगे, ठीक है। यानी कणों की व्यवस्था के आधार पर प्रकार, कणों की व्यवस्था के आधार पर प्रकार, फिर से यानी वर्गीकरण। पहला जो वर्गीकरण था हमारा वो यहां फिर से आएगा। चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन। पहली कौन सी थी हमारी? घनीय एकक कोष्टिका। पहली कौन सी है? घनीय एकक कोष्टिका। इसको अपन बोलते हैं क्यूबिक, C4 क्यूबिक पहली आएगी। घनीय या क्यूबिक। अक्षीय लंबाइयां क्या होती हैं? A बराबर B बराबर C, यानी जो घन होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। और अक्षीय कोण होते हैं एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और ये कितने के होते हैं? 90 डिग्री के। तीनों कोण समान होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, और लंबाइयां भी समान। कणों की व्यवस्था के आधार पर कितने प्रकार की होती है ये लास्ट में देखेंगे अपन सारी। पहले ये दोनों देख लेते हैं, दोनों पैरामीटर देख लेते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, सेकंड घनीय के बाद, उसके बाद आती है T4 दूसरी, टेट्रागोनल, मतलब चतुष्कोणीय या चतुष्फलकीय भी लिखा हुआ है बुकों में, चतुष्कोणीय चतुष्फलकीय, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। देखो अब आपको करना क्या है, पहले मैंने नाम लिख देता हूँ, मैं आपको इसी ट्रिक बताता हूँ। देखो, तीसरा चतुष्कोणीय के बाद आती है नेक्स्ट हमारी ऑर्थोरोम्बिक, OR से बनती, मतलब विषम लंबाक्ष। माचिस की डिबिया विषम लंबाक्ष होती, विषम लंबाइयाँ होती हैं, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती, मतलब ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक इंग्लिश में, ठीक। 7 है। चौथी हमारी आ रही है M से, चौथी आती है मोनोक्लिनिक, मतलब एकंताक्ष, एकंताक्ष, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में मोनोक्लिनिक, ठीक। इसके बाद आती है हमारी 5th त्रिंताक्ष, त्रिंताक्ष, ठीक है ना, यानी ये T से आती है 5, ट्राइक्लिनिक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्राइक्लिनिक। उसके बाद आती है हमारी षटकोणीय, H से हेक्सागोनल, हिंदी में षटकोणीय, षटकोणीय या हेक्सागोनल, ओके। और लास्ट है हमारी कौन सी? रोम्बोहेड्रल, त्रिभुजी, त्रिभुजी बोलते हैं, या रोम्बोहेड्रल। ये है हमारी 7 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं क्रिस्टल पैरामीटर के आधार पर। क्रिस्टल पैरामीटर अक्षीय लंबाइयां और अक्षीय कोण होते हैं, इनके आधार पर पहली घनीय है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है, कोण 90 डिग्री के है, ठीक है भाई। अब देखो क्या करना है, अब आपको क्या करना है जरा ध्यान दो। शुरू की जो 3 हैं उनमें कोणों को बराबर रखना है,
अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, यहाँ तक। और लंबाइयों में क्या करना है, ये लंबाई चौड़ाई बराबर है, यहाँ भी बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं होगी। मतलब चतुष्कोणीय में बी और सी बराबर नहीं होगी, मतलब ऊंचाई कम ज़्यादा होती है, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, ऊंचाई कम ज़्यादा होती है। विषम लंबाक्ष में ये भी क्रॉस कर देना है, क्रॉस एक भी क्रॉस नहीं किया यहाँ पर, फिर एक क्रॉस लगाया, फिर 2 क्रॉस लगाया, मतलब विषम लंबाइयाँ, तीनों लंबाइयाँ अलग अलग। माचिस की डिबिया इसमें आती है, ठीक है, विषम लंबाई है। समझ में आ रही कहानी? मतलब हमने परिवर्तन कहाँ से स्टार्ट किया, लंबाइयों से, ठीक है। अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के। अच्छा, इसके बाद क्या करना है जरा समझो, एकंताक्ष और त्रिंताक्ष। अब क्या करना है, ये रिपीट करना है। जैसे इन तीनों में तो ये रिपीट थे भाई, कोण लगातार रिपीट थे ना। अब इस तरीके से पैटर्न रिपीट होगा, मतलब यहाँ भी लंबाइयाँ अलग अलग होंगी तीनों, और यहाँ भी लंबाइयाँ अलग अलग होंगी तीन। ये रिपीट हो गया ना, तीनों लंबाइयाँ अलग अलग होंगी। एकंताक्ष और त्रिंताक्ष, इन तीनों में भी क्या होता है, तीनों लंबाइयाँ अलग अलग होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। एंगल का फर्क देखो, ठीक है। एंगल में क्या होता है, अब एंगल में क्रॉस करना, मतलब अल्फा और गामा ये दोनों 90 डिग्री के होते हैं एक्चुअली। एकंताक्ष में अल्फा गामा 90 डिग्री के होते हैं, बीटा 90 डिग्री का नहीं होता। तो कितने का होता है वो हमें पता नहीं है, कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए 90 का नहीं होता। अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग होता है, जैसे किसी में 95 का हुआ, किसी में 100 का हुआ, किसी में 85 का हुआ। एकंताक्ष क्रिस्टल के कई उदाहरण होंगे, कई आणविक ठोस होंगे, आयनिक ठोस होंगे, धात्विक ठोस होंगे। एकंताक्ष के एकंताक्ष एक कोष्ठिका रखने वाले कई ठोस होंगे, उनमें बीटा का मान कुछ आता होगा एंगल, या किसी में कुछ, तो 90 के इक्वल नहीं आता, बाकी अल्फा गामा 90। त्रिंताक्ष में क्या होता है, तीनों ही इक्वल नहीं होते, और ये 90 के भी इक्वल नहीं होते, तीनों अलग होते हैं। अल्फा भी अलग होता है, बीटा भी, गामा भी अलग होता है, और तीनों के मान 90 नहीं होते, मतलब 90 से अलग आते हैं। जैसे किसी का 100, अल्फा 100 है, बीटा 105 है, गामा 110 है, तीनों अलग अलग है, पर 90 भी नहीं है एक भी, इस तरह से, ठीक है। षटकोणीय, जैसे आपको सबको पता है षटकोणीय, तो मैंने तुम्हें बताया ही था कि लंबाई चौड़ाई बराबर, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होती है, बराबर नहीं होती। और एंगल सबको पता ही है, अल्फा बीटा कितने होते हैं, 90 डिग्री के, और गामा 120 डिग्री का होता है। षटकोण में तो सब जानते हैं गामा 120 डिग्री का होता है। तो यहां तक कोई दिक्कत, देखो ए बराबर बी बराबर सी, शुरू में 3 एंगल सेम है, एक बार कट करते गए, उसके बाद इन तीनों को रिपीट कर दिया, ये हमें आता ही है। और इसमें क्या करना है, देखो एंगल यहाँ बीटा बराबर नहीं करना, अब ये दोनों बराबर है। और इसमें अपन को पता ही है एक चीज, त्रिंताक्ष सबसे इंपॉर्टेंट क्रिस्टल है। त्रिंताक्ष सबसे ज्यादा असममित होता है, सर्वाधिक असममित। मैं नीचे लिख दूंगा कमेंट में, सर्वाधिक असममित। 5वां नंबर का जो त्रिंताक्ष है, इसके बारे में कुछ विशेष लिख रहा हूँ, सर्वाधिक असममित क्रिस्टल है ये, सर्वाधिक असममित। क्यों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी अलग, अल्फा बीटा गामा भी अलग, और 90 भी नहीं है, तो सर्वाधिक असममित क्रिस्टल, एक कोष्ठिका या क्रिस्टल, एक कोष्ठिका से क्रिस्टल बनेगा। अच्छा, और जो पहला है, अभी ये नहीं बताया मैंने ना, पहला है घनीय, ये सर्वाधिक सममित है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, एंगल भी सेम है, 90 है, ये सर्वाधिक, मतलब इन तीनों के उलट ये रहा, तो ये सर्वाधिक है सममित, और ये सर्वाधिक सममित, सर्वाधिक सममित एकक कोष्ठक दिख रहा है। चलो बहुत बढ़िया ना। अब अपन बात करते हैं भैया क्या, अब अपन बात करते हैं ये लास्ट वाला जो रह गया त्रिभुज, इसमें क्या करना। देखो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, घन को याद कर लो। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तो त्रिभुजीय में भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये बराबर होती है। इस पहले और 7वें में ये कॉमन बात है। अच्छा देखो ऐसा कोई सा भी नहीं है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो घन के अलावा, बट त्रिभुजी है, इन दोनों को वैसे याद कर लो। और एंगल की बात करें तो एंगल भी अल्फा बीटा और गामा बराबर होते हैं। तो सर ये तो पूरा ही घन ही हो गया, लेकिन ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। बराबर तो होते हैं, जैसे मान लो 105 डिग्री अल्फा है तो बीटा भी 105 होगा, गामा भी 90 नहीं होगा। 90 हो गया तो फिर तो ये हो जाएगा, घनीय ही हो जाएगा। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या, घनीय अगर आपको याद है तो त्रिभुज भी याद है, बस क्या अंतर आएगा, गामा अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल 90 के बराबर नहीं होते, बाकी सब सेम। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो एक पॉइंट। अच्छा अब ये कणों की व्यवस्था के आधार पर, मतलब कितने प्रकार की होती है कणों की व्यवस्था के आधार। एक बात बताओ मेरे को, ये घनीय एकक कोष्ठिका है,
इसको आगे कितने भागों में बांटा जा सकता है कणों की व्यवस्था के आधार पर? 4 प्रकार ही पढ़ी थी अपन ने घनीय एचक कोष्ठिका। कौन कौन सी? सिंपल एससीसी, दूसरी एफसीसी, तीसरी ईसीसी और चौथी बीसीसी। याद आ रहा है ना? ये सब घनीय ही तो है भाई। केवल कण कोनों पर रखे होते हैं, घन के कोनों पर अगर कणों को रख दे तो सरल एचक कोष्ठिका, सरल घनीय एचक कोष्ठिका। फलक केंद्रित घनीय एचक कोष्ठिका, सभी फलकों के केंद्र पर। जेड का मान भी देखा था। आधार केंद्रित, केवल 2 समानांतर फलकों के केंद्र पर रखे। और काय केंद्रीय, मतलब घन के केंद्र में रख दे। तो ये 4 प्रकार की एचक कोष्ठिकाएं होती थी कणों की व्यवस्था के आधार पर घनीय। ऐसी एक बात बताओ, मैक्सिमम 4 प्रकार की ही एचक कोष्ठिकाएं संभव है। तो घनीय में भी 4 बनेंगे, चतुष्कोणीय में भी 4 बनेंगे। जैसे सरल चतुष्कोणीय, फलक केंद्रित चतुष्कोणीय, आधार केंद्रित चतुष्कोणीय, समझ रहे हो ना, काय केंद्रित चतुष्कोणीय। विषम लंबाक्ष में भी 4 प्रकार के बनेंगे। सब में 4 प्रकार के, यानी ये 7 प्रकार की एचक कोष्ठिकाएं जो क्रिस्टल पैरामीटर के आधार पर विभाजित की गई है। इनको फिर से 4 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है कणों की व्यवस्था के आधार। तो इन दोनों आधारों को मर्ज कर दें, हम दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़ दें, तो कुल एचक कोष्ठिकाएं कितने प्रकार की होंगी? दिमाग लगाओ। हर एक एचक कोष्ठिका फिर से 4 प्रकार की है, तो कुल कितने प्रकार की हो जाएंगी? 28 प्रकार की एचक कोष्ठिकाएं होती है। कितने प्रकार की? 28। अब अपन ने तलाशना शुरू करे उदाहरण, जो हमें आज की डेट में उदाहरण ज्ञात हैं ठोसों के। ठीक है, उन ठोसों में कितने प्रकार की एचक कोष्ठिकाएं संभव है? अभी तक कितने प्रकार की एचक कोष्ठिकाएं पहचानी जा चुकी हैं, डिस्कवर हो चुकी हैं? 14 हो है 28 प्रकार की, लेकिन 14 प्रकार की एचक कोष्ठिकाओं के उदाहरण आज की डेट में ज्ञात है। कुछ समझ में आ रहा है? 28 में से आधी, मतलब 50%, 14 एचक कोष्ठिकाओं के उदाहरण आज की डेट में हमें पता है। क्लियर है या नहीं? 14 प्रकार की एचक कोष्ठिकाओं के उदाहरण हमें पता है। क्लियर है? तो इन्हें क्या बोला जाता है? 14 प्रकार की एचक कोष्ठिकाओं को 14 प्रकार के जालक बोलेंगे। इन्हें बोलते हैं ब्रेवेज जालक। क्या बोलते हैं इनको? बोलो, ब्रेवेज जालक। क्लियर है? अच्छा, अब जैसे घनीय को ले लो, घनीय में 4 प्रकार की बनेंगी, एससीसी, एफसीसी, ईसीसी और बीसीसी। मैं आपको बता दूं, ईसीसी का एक भी उदाहरण आज तक ज्ञात नहीं हुआ है, पर ऐसा नहीं है कि ये संभव नहीं है। कभी इसका उदाहरण ज्ञात होगा तो इस प्रकार का ज्ञात हो सकता है, लेकिन अभी नहीं ज्ञात हुआ है। तो इसमें सिर्फ 3 ही संभावनाएं होती हैं। यानी एक्सपेरिमेंटली, प्रायोगिक रूप से जब उदाहरण हमने तलाशना शुरू करे, तो जो घनीय एचक कोष्ठिका है, मतलब ऐसी एचक कोष्ठिका जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है और एंगल तीनों सेम 90 डिग्री के, ठीक है, उसमें ऐसे उदाहरण हमें मिले हैं जिनमें कण कोनों पर रखे होते हैं, फलक केंद्रों पर रखे होते हैं, काय केंद्रों पर। ऐसा कोई उदाहरण अभी तक नहीं मिला है जिसमें ईसीसी प्रकार का हो, मतलब 2 समांतर फलकों पर रखे हो। समझ में आ रही है कहानी? तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इसमें फिर से कणों की व्यवस्था के आधार पर ये 3 प्रकार की होंगी। ये कितने प्रकार की होंगी? बोलो, 3 प्रकार की। कौन कौन सी होंगी जरा मैं आपको बता देता हूँ। एससीसी, ठीक है, एक होगी हमारी एफसीसी, एक होगी हमारी बीसीसी। उदाहरण भी सुन लो, इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। एससीसी, सरल घनीय एचक कोष्ठिका का उदाहरण है हमारे पास KCl। एफसीसी का उदाहरण है NaCl और बीसीसी का उदाहरण है सीजियम क्लोराइड। बीसीसी का उदाहरण है KCl और एससीसी का उदाहरण है सीजियम क्लोराइड। कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, सॉरी। एससीसी का सीजियम क्लोराइड है, सॉरी, है ना। एफसीसी का तो NaCl है कंफर्म, और बीसीसी का है KCl। बीसीसी का सीजियम क्लोराइड, सोच रहे होंगे सर भूल गए KCl। बिल्कुल, ये कई बार दिमाग से निकल जाती हैं चीजें। देखो ये सही है, बीसीसी का है सीजियम क्लोराइड, एफसीसी का NaCl और एससीसी का KCl। लेकिन ईसीसी का कोई उदाहरण मिला ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो संभव नहीं है, बट उसका उदाहरण अभी तक नहीं मिला है। तो अभी 3 प्रकार की होंगी ये कहीं प्रायोगिक रूप से। ऐसे आगे कितने प्रकार की होंगी तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कहानी हो जाएगी। इसके लिए एक मोबाइल नंबर लेके आया हूँ मैं, 324 2111। बस याद, इसको याद कर लो। 324 लैंडलाइन नंबर होता है 0144, फिर इसके बाद के 7 नंबर 324 2111। आगे कहानी समझ में? तो यानी इसमें 2 प्रकार की बनेंगी। कौन कौन सी बनेंगी वो सुन लो। इसमें बनती है एससीसी और ईसीसी। जो इसमें नहीं थी ना ईसीसी, एससीसी सब में होगी, सुन लो। इसके अलावा 3 में से कौन सी होगी वो देखना। इसमें ईसीसी बनती है। विषम लंबाक्ष में 4 बनती, 4 बनती है इसमें। कौन सी? एससीसी भी बनती है इसमें, ठीक है, और
FCC, BCC, ECC सब बनती है जो भी पॉसिबल। इसमें कौन सी बनती है एक अंतरिक्ष में? इसमें SCC और ECC बनती है। यानी जहाँ दो है ना वहाँ एक SCC है एक ECC, चारों में चारों हो जाए, ये याद हो ये अपनी। और यहाँ SCC, SCC, SCC और SCC। लेकिन अब जरा सुनो, मैंने तुम्हें षटकोणीय चतुष्टय पढ़ाई थी ना, वहाँ क्या बोलते थे इसको? विशेष भी बोलते हैं इस SCC को, विशेष एक चतुष्टय। विशेष क्यों? क्योंकि षटकोण में कर्ण केंद्र में भी होते थे 3, फलक केंद्रों पर भी होते थे और प्रत्येक कोने पर भी होते थे। तो ये कुछ समझ में आया? तो कुल कितने प्रकार बने जरा देखो, कुल जालक कितने प्रकार के बने? जोड़ लो, 1 और 1 2 और 1 3 2 5 4 9 और 2 11 3 14 प्रकार के जाल, यानी जितने हो सकते थे 28 में से, समझिए ना, 28 में से 28 हो सकते थे, लेकिन उनमें से अभी तक उदाहरण 14 में ही मिले हमें। 14 प्रकार के जालक मिले। क्लियर? इन्हें क्या बोला जाता है? जालकों को ब्रेवेज जालक बोला जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें? ब्रेवेज जालक बोला जाता है। आई थिंक मैंने अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। ब्रेवेज जालक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हो गया एकदम? नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है 1 नंबर का, कुछ ना कुछ पूछ लेगा आपसे, इससे कुछ पूछ लेगा, जालक कितने प्रकार की होती है ये पूछ लेगा, सर्वाधिक सम्मित और सर्वाधिक असम्मित एक कोष्ठिका पूछ लेगा, ठीक है ना, या कोई ऐसे पूछ लेगा एक अंताक्ष बताओ क्रिस्टलीय अक्षर लंबाई, तो ट्रिक से आपको सीधे याद रह जाए। चलो नोट कर लो इसको। अब ये हो गया हमारा एकक कोष्ठिकाओं का वर्गीकरण कंप्लीट, अच्छे से बढ़िया तरीके से ना। जेड की वैल्यू हमें पता है, हमें ये भी पता है किस एकक कोष्ठिका में, जैसे घनिया में। अब हमें आगे कौन सी घनीय एकक कोष्ठिकाएं पढ़नी है, यानी ये 3 प्रकार की पढ़नी है, SCC, FCC और BCC। और हमें ये पता है कि SCC में प्रभावी कण कितने होते हैं 1, FCC में कितने होते हैं 4, BCC में कितने होते हैं 2। जालक बिंदु भी पता है हमें। अब उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें आगे की पढ़ाई पढ़नी है, इसमें सॉलिड स्टेट में आगे के नोट्स कवर करने। ठीक, तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या होना चाहिए? देखो, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ये जो एकक कोष्ठिकाएं हमने पढ़ी हैं, इनमें कुछ कैलकुलेशंस स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद हम निबिड़ संकुलन शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कैलकुलेशंस हमें करनी है, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस करनी। उसके बाद फिर निबिड़ संकुलन एक टॉपिक आएगा, फिर त्रुटि आएगा, क्रिस्टल जालकों में दोष आएगा, और फिर मैं चुंबकीय गुण आएंगे बस, और फिर चैप्टर खत्म, विद्युत और चुंबकीय। 4-5 टॉपिक और बच रहे हैं, यानी 4-5 वीडियो लेक्चर भी लगेंगे अभी अपने। ठीक है, तो आज मैं कुछ कैलकुलेशंस करके दिखा रहा हूँ आपको अच्छे। सबसे पहले आज का टॉपिक, चलो तो अब अपन डिस्कस करेंगे विभिन्न एकक कोष्ठिकाओं के लिए A और R के बीच का रिलेशन। ठीक है, A व R के मध्य संबंध। अभी A और R क्या है इसको जरा चेक करते हैं। देखो, A यहां पर क्या है, किनारा जो होता है, किनारा उसकी लंबाई, घनीय एकक कोष्ठिका में किनारे की लंबाई। ठीक है, और R क्या है यहां पर, जो गोला है, गोला या परमाणु, इसकी त्रिज्या, गोला या परमाणु की त्रिज्या। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? किनारे की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या में बहुत इंपॉर्टेंट संबंध होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं SCC, मतलब किस प्रकार की एकक कोष्ठिका के लिए देखेंगे? घनीय एकक कोष्ठिका के लिए, घनीय एकक कोष्ठिका के लिए। ठीक, चलो, घनीय एकक कोष्ठिका के लिए क्या संबंध होता है A और R के बीच में? जरा चेक कर। देखो, ये हमारे पास है एक सरल घनीय एकक कोष्ठिका, यह है सरल घनीय एकक कोष्ठिका, दिखाई पड़ रही है सबको? ठीक है, अच्छा, किनारा कौन सा होता है? देखो, ये वाला किनारा, 12 किनारे होते हैं घन में, कोई सा भी एक किनारा ले लो। सरल घनीय एकक कोष्ठिका में क्या होता है, कण कहाँ रखे होते हैं, कण कहाँ रखे होते हैं बोलो? प्रत्येक कोने पर रखे होते हैं। तो कोई भी 2 कोने उठा लो, A और R के बीच में संबंध देखने के लिए हमें यह देखना पड़ता है कि कण संभावित कहाँ रखे हुए हैं, उन सभी को लेना पड़ता है। तो यहाँ पर तो सिर्फ कोने पर ही कण रखे हैं, तो कोई भी 2 कोने ले लो आप, कोई भी 2 कोने चूज कर लो। मैंने ये वाला और ये वाला कोना चूज कर लिया, देखो ये वाला कोना चूज कर लिया, इस किनारे का ये वाला और ये वाला कोना चूज। अब कण एक्चुअल में इतने छोटे नहीं है, देखो इस तरह रखे हुए, एक कण यहाँ रखा है और एक कण, इन्हें टच कर रहे हैं एक दूसरे, एक्चुअली में कण एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस तरह से।
ठीक है, अब जरा समझो, ये वाला जो कोना है और ये वाला जो कोना है, ठीक है, इन दोनों के बीच यानी ये जो लंबाई है ये क्या है, किनारे की लंबाई ए। क्या है ये बोलो, किनारे की लंबाई ए। ठीक, चलो अब ये जो ए है, अच्छा, और परमाणु की त्रिज्या क्या है, यानी यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ए है, और परमाणु की त्रिज्या यहां से यहां तक आर है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, खुद से समझो भाई, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस आर और ये आर, तो क्लियर से रिलेशन क्या आ रहा है, ए इक्वल टू 2r, बस ये रिलेशन। सरल घनीय एकक कोष्ठिका में निकालना भी सरल है भाई, सरल घनीय एकक कोष्ठिका में ए और आर के बीच का रिलेशन निकालना भी एकदम सरल है या नहीं, ये बताओ। ए इक्वल टू क्या हो गया 2r, या आर इक्वल टू क्या हो गया a/2। ठीक, अच्छा, किनारे की लंबाई बराबर परमाणु की त्रिज्या का दुगुना, परमाणु की त्रिज्या का दुगुना। अगर हमें किनारे की लंबाई ए दे दी जाए, सपोज करो हमसे ये कहे ए बराबर है 910 एंगस्ट्रॉम, ये सॉरी पिकोमीटर है, पिकोमीटर समझते हो ना, एक पिकोमीटर बराबर कितने मीटर, 10⁻⁻12 मीटर, बराबर कितने सेंटीमीटर, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो एक पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर या 10⁻10 सेंटीमीटर होते हैं। तो ए का मान 910 पिकोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 910 पिकोमीटर है। तो रेडियस कितनी होगी भाई, रेडियस हो जाएगी 910/2। रेडियस क्या हो जाएगी, किनारे की लंबाई बटा 2। क्लियर है या नहीं, यानी ये हो जाएगी हमारे पास 4 और ये बचेगा 1 5 और ये बचेगा 0, 450 पिकोमीटर। क्लियर है, ये होगी हमारी रेडियस, यानी इस परमाणु की त्रिज्या 450 मीटर है। क्लियर है नहीं, अच्छा, परमाणु का डायमीटर क्या होगा, आर, तो क्या होगी परमाणु की त्रिज्या, ठीक है। परमाणु का व्यास क्या होगा जरा बताओ, व्यास होगा आर इंटू आर, यानी 2r हो जाएगा, यानी ए के बराबर हो जाएगा। यानी सरल एकक कोष्ठिकाएं जो होती हैं, इनमें जो दो कण होते हैं इनके बीच की दूरी जो होती है ये परमाणु का व्यास माना जाता है। या एक परमाणु की त्रिज्या है उसका डबल क्या होता है, व्यास। तो यहाँ से यहाँ तक ये व्यास है ना, यहाँ से यहाँ तक के व्यास है, तो ये एग्जैक्ट इसके बराबर होगा, यानी किनारे की लंबाई बराबर परमाणु का व्यास। इंपॉर्टेंट निष्कर्ष क्या है, किनारे की लंबाई बराबर परमाणु का व्यास। एक और क्या है, किनारे की, यानी ए बराबर परमाणु का व्यास कितना हो गया 2r, ठीक है। किनारे की लंबाई बराबर, किनारे की लंबाई बराबर 2r, तो रेडियस क्या हो जाएगी परमाणु की a/2। ठीक है, दो परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी होगी ये पूछ रहे तो a होगी। दो परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी होगी, दो परमाणुओं के मध्य दूरी कितनी होगी, तो वो होगी हमारी a, यानी ये वाला परमाणु और ये वाला परमाणु, इसके बीच की दूरी कितनी होगी a, या ये दूरी a, ये दूरी a, ये दूरी a। अगर ये वाली दूरी पूछे तो, जैसे ये वाला, ये जो कोने पर परमाणु रखा है, ठीक है, और ये जो कोने पर परमाणु रखा है, इन दोनों के बीच की दूरी पूछ लो तो कैसे निकालोगे, ठीक है। क्या है ये, फलक विकर्ण है नहीं, फलक विकर्ण, इसकी दूरी पाइथागोरस प्रमेय लगा देना भाई, ये भी a है, ये भी a, ये भी a है और ये भी a है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देना आप। इसका मान मुझे निकालना है, क्लियर है, इसका मान मुझे निकालना है, किनारे की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो क्या हो जाएगी √a² + a², तो √2a² हो जाएगा, तो √2a आएगा हमारा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकलवाए तो √2a होगी, लेकिन ये पूछेगा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, पर निकलवाए तो आपको पता होना चाहिए, यानी a का √2 गुना। क्लियर हो रही है कहानी, तो ये सब नोट कर लो आप। ये है हमारी सरल घनीय एकक कोष्ठिका में a व r के बीच का संबंध है, यानी a इक्वल टू क्या हो गया 2r। क्लियर हो रहा है एकदम अच्छे से। चलो अब अपन बात करते हैं दूसरे प्रकार की एकक कोष्ठिका। दूसरे प्रकार की एकक कोष्ठिका कौन सी है हमारी, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित सरल मतलब फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, समझ में आ रही कहानी। इसमें क्या होगा, a और r के बीच का रिलेशन, वो जरा चेक करते हैं। दो परमाणुओं की दूरी कैसे निकलेगी उसको भी चेक करते हैं, ठीक है, धीमे धीमे सारी चीजें पता करते हैं। चलो, तो सबसे पहले दूसरी ले रहे हैं FCC, मतलब फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। जरा बताओ कहाँ कहाँ होंगे कण,
फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में कण कहाँ कहाँ होते हैं? ध्यान आ रहा है कुछ भाई? कण कहाँ कहाँ होते हैं? कोनों पर, प्रत्येक कोनों पर प्लस फलक केंद्रों पर। जेड जमन 4 है। चलो जरा चेक करते हैं। ये देखो, अब देखो यहाँ कण है, 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 फलक के केंद्र पर फल और सभी फलक के केंद्रों पर कण। समझ में आ रही कहानी? तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक फलक चूज कर लो, ऊपर वाला ले लेते हैं हम, ये वाला फलक, और इसको निकाल लेते हैं हम बाहर। कोई एक फलक ले लिया, देखो ले लिया, ठीक है। अब ये जो कण बीच में रखा है वो एक्चुअली में ऐसे रखा हुआ है। ये वाले कोने का कण ऐसे टच कर रहा है इसको, और ये वाले कोने का कण ऐसे। भाई ये कण यहाँ रखा है, एक ये रहा और एक ये। सारी कहानी समझ में आ रही है ना? ठीक, इसको मैंने यहाँ दिखा दिया समझने के लिए अच्छे से। भाई एक बात बताओ, इस पूरी एकक कोष्ठिकाओं में संभावित कण कहाँ है? कोनों पर है और फलक केंद्रों पर है। तो इससे हमें कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पर फलक के केंद्र वाले कण को भी तो लेना पड़ेगा, तभी तो ए और आर के बीच का सही संबंध हम पता कर पाएंगे, क्योंकि ये वाला कण भी तो है। ठीक है, चलो तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, जरा देख करके। चलो ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है इस परमाणु की, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये रेडियस है, ये रेडियस, ये भी रेडियस, यानी ये पूरा परमाणु रखा हुआ है, तो इसका पूरा व्यास लेना पड़ेगा 2r, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, अपन यहाँ पर एक ये खींच सकते हैं फलक विकर्ण। फलक विकर्ण खींच दिया, इसको पॉइंट ए दे देते हैं, इसको दे देते हैं बी, और इसको दे देते हैं सी। कोई क्लियर है नहीं? ठीक है। ए सी क्या है यहाँ पर? फलक विकर्ण। ए सी क्या है? फलक विकर्ण। समझ में आ रही है? कितने फलक विकर्ण होते हैं? घन में बताया था मैंने भाई, एक घन में कितने फलक विकर्ण होते हैं? एक फलक में 2 फलक विकर्ण होते हैं, और ऐसे 6 फलक है तो 12 फलक विकर्ण हुए। हमें सिर्फ इस फलक विकर्ण से मतलब है अभी, ठीक है। अब एक बात बताओ, ए और बी ये क्या है? किनारा, इसकी लंबाई ए है। बी और सी ये भी किनारा है, इसकी लंबाई वैसे बी है, लेकिन ए बी सी बराबर होते हैं घन में, तो ये भी ए मान लेते हैं। ए और बी बराबर सी होते हैं ना घनीय एकक कोष्ठिका में, क्रिस्टल पैरामीटर के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, ए सी क्या है यहाँ पर? फलक विकर्ण है। तो अब हमें क्या करना है? ए और आर के बीच का संबंध व्युत्पन्न करना है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक आर है, ये आर है और ये आर है, मतलब ए सी क्या चीज़ है यहाँ पर? 4r है, ये ध्यान रखें। फलक विकर्ण जो है वो 4r है, ए सी बराबर है 4r। अब इस 4r को ए से, भाई आर तो आ गया, अब ए से कोरिलेट कर। क्लियर हो रही कहानी? तो अब त्रिभुज ए बी सी पर विचार कर लो, आराम से आंसर आ जाएगा। त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी, ये देखो इस तरह मैच करा, ये यहाँ से आते, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ये ए है, ये ए है, और ये ए सी बराबर 4r हो। कहानी एकदम क्लियर है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी? लंब का स्क्वायर, या लंब बराबर अंडर रूट ऑफ आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एकदम क्लियर? तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर, क्या है हमारे पास? ए बी क्या है? ए, तो ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस बी सी क्या है? ए, तो बी सी स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर है नहीं है बोलो? ठीक है। अच्छा, अब ए सी की वैल्यू रख दो यहाँ पर, 4r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। क्लियर है नहीं? ठीक है। इसको लिख सकते हैं 4r इक्वल टू रूट 2a, बाहर ले लिया, तो a इक्वल टू क्या हो गया? 4r अपॉन रूट 2। ये है किनारे की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या के बीच में संबंध। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एससीसी के लिए ध्यान रखनी है सिर्फ एक चीज़, a इक्वल टू 2r, फिर r इक्वल टू a/2 है, तो अपने आप ध्यान रह जाएगी। 2 परमाणु के बीच की दूरी भी 2r होती है, त्रिज्या किनारे की लंबाई का आधा होती है, व्यास किनारे की लंबाई के बराबर होता है, वो सब देखा था अपन ने। यहाँ इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको, यहाँ आ जाती है ये 2। ए और आर के बीच का संबंध एफसीसी के लिए, ए इक्वल टू 4r अपॉन रूट 2, ए इक्वल टू 4r अपॉन रूट 2। यहाँ आर परमाणु की त्रिज्या है और ए किनारे की लंबाई, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे, ध्यान से देख, ठीक है।
अगर हम ये फलक विकर्ण देखें, फलक विकर्ण, तो यहाँ पर फलक विकर्ण AC का मान क्या आ रहा था, ये सिर्फ AC का मान बताना। A बराबर 4r/√2, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं मानना चाह रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। फलक विकर्ण क्या आ रहा है जरा चेक करो, फलक विकर्ण, फलक विकर्ण निकालो जरा। फलक विकर्ण बराबर AC है, और AC का मान अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालें तो वो क्या आएगा, सिर्फ AC का, 4r मत रखो, सिर्फ AC का मान निकालो तो क्या आ जाएगा, √2a आएगा, नहीं आएगा भाई, √2a² बाहर ले लो, √2a, ये AC का मान है, फलक विकर्ण का मान ये है। ये पूछ सकता है कि FCC में फलक विकर्ण का मान कितना होता है, √2a, क्लियर है। अच्छा, और दो परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी होती है, दो परमाणु या गोलों के मध्य की दूरी, ये कैसे निकालेंगे, तो देखो AC में 3 परमाणु रखे हुए हैं, A और C के बीच की, A और C, AC बराबर क्या है, 4r है, तो इसका अगर अपन आधा कर देते हैं, ठीक है, तो ये आ जाता है √2a/2। तो दो परमाणु के बीच की दूरी क्या होगी बताओ भाई, इस परमाणु और इस परमाणु के बीच की दूरी क्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी होगी कि नहीं होगी, ये वाली डिस्टेंस, इन दोनों और इन दोनों परमाणु के बीच की दूरी ये होगी, तो फलक विकर्ण का आधा होगी। समझ आ रही कहानी, जो फलक विकर्ण है हमारा इसका आधा होगी ना दो परमाणुओं के बीच की दूरी, समझ में आ रही। फलक विकर्ण कितना है, √2a, तो दूरी क्या आएगी, √2a/2, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूरी कितनी आएगी बोलो, √2a/2, ये दो परमाणुओं के बीच की दूरी है, ठीक है। इससे भी निकाल सकते हैं, देखो भाई ये दूरी क्या होगी, 2r होगी, तो यहां से इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखो समीकरण 2, ये समीकरण 3 दे देते हैं। अब समीकरण 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, समीकरण 2 को कैसे लिख सकते हैं, A = 2 × 2r लिख सकते हैं अपॉन √2, और ये 2r क्या है जरा सोचो, 2r दो परमाणु के बीच की दूरी तो है, 2r क्या है, दो परमाणु के बीच की दूरी है, एक परमाणु का व्यास है, दो परमाणु के बीच की दूरी है नहीं है 2r, तो 2r क्या है, दूरी है ये दो परमाणुओं के बीच की। क्लियर है, तो ये किसके बराबर होगी जरा चेक करो, √2a/2 तो आ रही है 2r, और ये 2r क्या चीज है, दो परमाणु के बीच की दूरी। क्लियर है या नहीं है बोलो, तो ये √2a/2 आती है, यहाँ से बहुत न्यूमेरिकल्स बनेंगे, कैसे भी देख लो, ठीक। तो ये हो गया हमारा A और R के बीच का संबंध FCC के लिए। दो परमाणुओं के बीच की दूरी किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया। A क्या है, किनारे की लंबाई है, किनारे की लंबाई परमाणु की त्रिज्या की डबल नहीं होती, यहाँ होती है परमाणु की त्रिज्या की 4 गुना बटा √2, ये होती है किनारे की लंबाई। अगर अपन को दो परमाणु के बीच की दूरी निकालनी है तो वो होती है √2a/2। क्लियर है, जैसे ऐसे बोलते हैं आपको FCC है, एक क्रिस्टलीय ठोस है जो FCC व्यवस्था को अपनाता है, आप समझ जाओगे कि फलक केंद्रों पर कण रखें और कोनों पर कण रखें। इसके लिए किनारे की लंबाई बराबर इतनी है, एक ही मान आपको दे दिया, तो बताओ दोनों दो परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी होगी, दो परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी होगी, तो आपका आंसर होगा √2a/2, यानी जो A का मान दिया हुआ है उसका आप √2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो। अच्छा, अगर ऐसे A का मान ना दे करके R का मान दे दे, फिर कैसे निकालोगे, दो परमाणु के बीच की दूरी, R का मान दे दे, दो परमाणु के बीच की दूरी क्या है, 2r है, तो R का डबल, तो ये लेकिन एक्चुअली में √2a/2 आए, ठीक, दो परमाणु के बीच की दूरी। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया अच्छे से। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, देखो इसको √2a/2 को एक दूसरे तरह से और लिख सकते हैं, √2 × √2 बराबर 2 होता है कि नहीं बता, तो 2 को हटा के अपन √2 × √2 लिख सकते हैं। तो इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, बराबर √2a/√2 × √2 से √2 कैंसिल, तो ये आ जाएगी a/√2, ये दो परमाणु के बीच की दूरी d मान लेते हैं, दो परमाणु के बीच की दूरी d, और वो होती है a/√2। क्लियर है, ये इस तरह से और इसको लिख सकते हैं अपन, √2a/2 ना लिख करके अपन 2 को हटा के √2 × √2 लिख सकते हैं। कैसे लिखा मैंने, देखो, अरे 2 बराबर होता है √2 × √2, क्यों, क्योंकि √4 हो गया ना, √4 2 ही तो होता है, तो इसको कैंसिल कर दिया, तो a/√2, ये दो परमाणु के बीच की दूरी आ गई FCC। चलो बहुत बढ़िया ना,
अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट BCC। FCC में ध्यान रहेगा A इक्वल टू 4R अपॉन रूट 2 और दो परमाणु के बीच की दूरी D इक्वल टू A अपॉन रूट। चलो अब अपन बात कर लेते हैं तीसरी BCC। ये बहुत इंपॉर्टेंट। कण कहाँ होते हैं, ध्यान ही अपन को कोनों पर होते हैं, एक केंद्र पर होता है। ठीक है, काय केंद्रित यानी क्या कोष्ठक बोलते हैं इसको। यहाँ कैसे संबंध निकालते हैं जरा चेक करो थोड़ा सा। ये इसमें 2 बार हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना, ये ध्यान रखें 2 बार। ठीक है, जरा कैसे देखो, यहाँ कण एक्चुअली में एक तो यहाँ रखा हुआ है केंद्र पर, एक इस कोने पर कण है, इसको ले लो, इस वाले कोने का कण ले लो, एक केंद्र वाला ले लो। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं केंद्र वाला, और एक ले लो आप यहाँ पर इस कोने का ले लिया, इस कोने का ले लिया। केंद्र भी कहाँ कहाँ होते हैं कण, केंद्र पर होता है। एक तो केंद्र प्लस कोने, कणों की स्थिति कोने वाले 2 ले लिए, केंद्र वाले फलक वाला होता ही नहीं तो ले। FCC में फलक वाला लिया था, तो यहाँ पर हमें क्या खींचना पड़ेगा, ध्यान आ रहा है क्या है, घन विकर्ण। यहाँ घन विकर्ण खींचना पड़ता है, घन विकर्ण, जैसे वहाँ फलक विकर्ण खींचता है घन विकर्ण। ठीक है, अच्छा इसको पॉइंट A दे देते हैं और ये फलक घन विकर्ण हम खींच देते हैं, A हो गया। इसको दे देते हैं पॉइंट B। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसको अगर B नहीं देना चाहते तो इसको B दे दो और इसको दे दो C। इसको B दे दो और इसको C दे दो और इसको D दे दो, ज़्यादा बेटर ये रहेगा। ये ज़्यादा बेटर तरीका है। देखो इसको A, इसको B, इसको C, इसको D। अब यहाँ पर 2 ट्रायंगल बना, कैसे दो, B और D को कनेक्ट करो। ये फलक विकर्ण है, ध्यान आ रहा है क्या है, फलक विकर्ण। ठीक है, फलक विकर्ण BD है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी पता है आपको, √2a होगी ना, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक BCA है और ये CD भी A है, तो BD क्या होगा, √2a। ये तो निकाल दिया मैंने। कैसे आया फलक विकर्ण, भाई त्रिभुज BDC पर पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, तो क्या होगा, BD इक्वल टू रूट BC का स्क्वायर A का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर A का स्क्वायर। तो BD बराबर क्या आएगा, √2। क्लियर हो रहा है, फलक विकर्ण ये √2 है। अच्छा ये क्या है, AD, ये घन विकर्ण। AD घन विकर्ण। कितने घन विकर्ण होते हैं घन में, 8, सॉरी 4। ठीक है, घन विकर्ण नहीं है। तो एक बात बताओ, A और D यहां से यहां तक के बीच की दूरी निकालो। एक ट्रायंगल पर विचार करते हैं, ABD। ये किनारे की लंबाई A है और ये क्या, ये किनारे की लंबाई A नहीं है, ये तो फलक विकर्ण है। और ये इसका मान कैसे निकलते हैं, त्रिभुज BCD से निकाल लेंगे, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रूट में लेके, तो ये √2 है आगे। ये मान पता है, ये मान पता, तो AD पता लग जाएगा। तो AD बराबर घन का विकर्ण। तो त्रिभुज लगाओ ABD से पाइथागोरस लगा दो, काम बन जाएगा। ठीक है, A और R के बीच के संबंध आ जाएगा। तो हम लगा देंगे AD इक्वल टू √of AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। क्लियर हो रही कहानी। तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, √AB, AB का स्क्वायर। AB क्या है देखो चेक करो, AB क्या है, A स्क्वायर प्लस BD क्या है, फलक विकर्ण। कितनी ये वैल्यू, √2 है, तो √2a का होल स्क्वायर। ठीक, और AD की वैल्यू क्या है यहाँ पर, AD देखो ये R, यहाँ से यहाँ तक R, ये R और ये R, ये 4R, ये सेम 3 कण रखे 4R है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, AD की वैल्यू 4R है, 4R इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस
√2a का होल स्क्वायर क्या होगा, √2 इंटू √2 इंटू a स्क्वायर, ऐसे खोल लेंगे इसको। √2 इंटू √2 क्या होता है, √4 यानी 2 और a स्क्वायर, ठीक। BD का स्क्वायर यहाँ निकाल लो अलग से, √2a का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे √2 इंटू √2 यानी 2a स्क्वायर, सही है। √2 इंटू √2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 √4 2 और a स्क्वायर, तो यहाँ सीधा हटा करिए, ज़्यादा झंझट नहीं रखेंगे, 2a स्क्वायर। क्लियर हो रही है कहानी। तो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर आ जाए यहाँ पर, तो 4r इक्वल टू क्या हो गया, √3a स्क्वायर, √3a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 4r इक्वल टू √3a, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r अपॉन √3। जरा ध्यान करो एफसीसी में क्या होता था, 4r अपॉन √2, 4r अपॉन √2, और यहाँ आ रहा है √3, बस ये अंतर। बीसीसी में 3 हो जाता है 2 की जगह, √3 आता है बीसीसी में, और एफसीसी में √2 होता है। क्लियर कर पा रहा हूँ एकदम, क्लियर है या नहीं। तो a इक्वल टू हो जाएगा 4r अपॉन √3, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, ये तो किनारे की लंबाई होगी और ये परमाणु की त्रिज्या होगी। परमाणु के बीच की दूरी यानी इन दोनों परमाणु के बीच की दूरी निकाले, फलक विकर्ण पर जो दो परमाणु रखे हैं इनके बीच की दूरी कैसे निकलेगी। तो परमाणु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास, इसको अपन मान लेते हैं d, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या है, घन विकर्ण बटा 2, घन विकर्ण बटा 2 हो जाएगी ना। और घन विकर्ण का मान कितना है भाई, घन विकर्ण कहाँ है, देखो 4r है, इसका बटा 2 कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा √3a, ये तो है घन विकर्ण, ये देखो ये घन विकर्ण, ओके। ये घन विकर्ण का मान है √3, 4r घन विकर्ण है पूरा, इसका आधा करोगे तो √3a/2 आ जाएगा हमारे पास आंसर, ये दो परमाणु के बीच की दूरी। और वहाँ कितना था, √2a/2। अब इसको दूसरे तरह से लिखा जा सकता है क्या, जरा चेक करो। चलो यहाँ तक ही छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर दोस्तों, और आज हमारा वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। ए और आर के बीच का रिलेशन मैंने आपको बता दिया एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में। आज अपन इनकी संकुलन क्षमता और संकुलन दक्षता निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में घनत्व निकालेंगे, एकक कोष्ठकों की संख्या निकालेंगे, फिर निबिड़ संकुलन शुरू करेंगे। धन्यवाद।